अब ये मामलात इतने उलझे हुए हैं या सुलझे हुए हैं, कौन सी टीम कहाँ खड़ी है, सरफराज भाई कहाँ खड़े हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ क्या हो रहा है। मेरे इतने सारे सवाल थे, लेकिन मैंने सोचा मैं इतने सवाल क्यों करूँ। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अजहर में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। आप सुनाइए। हालांकि आप कह सकते थे अच्छा हूँ मैं। नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छा हूँ मैं, क्योंकि क्रिकेट के अलावा भी मैं बियॉन्ड देखता हूँ स्पोर्ट्स में। और कल रात में एक फुटबॉल मैच हुआ, उससे मैं इतना एक्साइटेड था बिकॉज में मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट बाय 7 गोल्स। सो आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट। आज सुबह जब मैं उठा तो मैं बहुत खुश था, तो उसका अभी भी असर है। ये कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले भी उठते इस खुशी के साथ। ऐसा इस बार भी नहीं हुआ, तो ये हो क्या रहा है? ऑफ कलर है, फोकस नहीं है, कहाँ फंसे हैं, ये अपने फैंस के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, आज आप मेरे ख्याल से इन सॉलिडारिटी आज कलर भी आप कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले ही पहन कर आई हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है। एंड आई रियली होप कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो ओनर्स हैं वो अपनी जो उनकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है उसको कुछ खातिर में लाकर अब ये सोचें कि इस फ्रेंचाइज के साथ करना क्या उनको। देखिए, ईमानदारी की बात है, हम भी जब ये शुरू हुआ था तो वी ऑल हैव कराची हाइट्स हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर कोयटा। ये तो एक बात है फ्रेंचाइज की जहाँ तक ताल्लुक है। फर्स्ट टीम तो केके ही है, लेकिन कराची किंग्स ही है, लेकिन ज़ाहिर एक सॉफ्ट कॉर्नर कोयटा ग्लैडिएटर के लिए ज़रूर है। लेकिन यार सीरियसली किरण, राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ आवर ट्रांसमिशन एज वेल, लाला खास तौर से बिकॉज वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेले भी हैं, हम लोगों का जो डिस्कशन होता था वो यही होता था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स, और मिसबा एक बड़ी मज़ेदार बात बोलते हैं कि ये फ्रेंचाइज अभी तक यूएई से बाहर निकल ही नहीं पाई है। इनकी जो अभी तक स्ट्रैटेजीज़ बनी हुई है ना, ये वही है। बिकॉज पहले 4 पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर वाज दी मोस्ट सक्सेसफुल टीम। ठीक है जी, फाइनल भी खेले, जीते भी, सब कुछ, एवरीथिंग वाज डूइंग राइट। रीज़न बीइंग यूएई में ज़्यादातर मैचेस हुआ करते थे, तो वो ऑलरेडी इतनी बढ़त बना लिया करते थे कि उनके लिए बड़ी आसानी होती थी। द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट दे प्ले सूटेड दोज कंडीशंस। जब से ये पाकिस्तान में आए हैं, इनकी जो वीकनेसेस हैं वो नज़र आनी शुरू हो गई हैं, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए हैं वो। और वही जो आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पे भी, इस शो में भी, नया दिन में काफ़ी दफ़ा ये बात हो चुकी है। एंड आई बोरो दीज वर्ड्स फ्रॉम शाहिद खान आफरीदी, जो ये कहते हैं कि जब एक फ्रेंचाइज को एक क्रिकेट क्लब की तरह चलाया जाएगा तो फिर यही होगा, लोगों को फेवर्स देना बंद करें, एक थिंक टैंक ऐसा लेकर आए कोयटा ग्लैडिएटर्स में, जो कि प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ड्राफ्ट के ज़माने से। वो खिलाड़ी जिसको आप पिकअप कर रहे होते हैं कि मैं कौन सी टीम अपनी बनाऊंगा, मैं किन को रिटेन करूंगा, मैं किन को रिलीज़ करूंगा, मैं जब ड्राफ्ट होंगे तो किन को साइन करूंगा, फिर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होंगे तो मैं किसको साइन करूंगा। आई एम सॉरी अगर ये बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं समझा। थैंक यू सो मच, आपका उसने जाना है किन को खेलना है आपकी टीम, व्हाट मेक्स अप द कोर ऑफ योर टीम, आपकी टीम की स्ट्रेटजी क्या है। अब आप कल अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखते हैं, उनकी एक ही स्ट्रेटजी है कि हमें अग्रेशन को लूज़ नहीं करना। अब आप ये देखिए कि वो उसमें विकेट भी गिरा रहे थे, लेकिन वो अपने अग्रेसिव स्टाइल को परसू कर रहे थे। उन्होंने कहीं भी ये रन रेट 14 या 15 नहीं होने दिया, 10-11 उस पर लेकर चल रहे थे। एंड दैट्स हाउ, एंड दिस इज वेयर कोयटा ग्लैडिएटर इज लैकिंग। अच्छा, अब ये बताइए, देखिए बहुत ज़बरदस्त मैचेस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है सब कुछ पीएसएल में, लेकिन पीएसएल की इस परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, मैं सरफराज साहब की बात कर रही हूँ, सरफराज की, और फिर ये जो इवेंट उनका जिस तरह का जा रहा है, और फिर इस इवेंट के बाद आप क्या देखते हैं, ये उनका, अगर देखिए होता पता है क्या है, वो पूरी टीम को कोई ब्लेम नहीं करता, 1-2 लोगों को करते हैं, और सरफराज साहब जो है ना उसमें बिल्कुल फ्रंट पर हैं। तो ये जो अभी चल रहा है ना, ये उसके बाद भी चलेगा, आपको भी ऐसे ही लगता है? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, और सरफराज को इसकी जिम्मेदारी लेनी भी पड़ेगी। अगर आप सरफराज ये कह रहे हैं, देखिए एक विक्टिम कार्ड सरफराज का कुछ अरसे चला। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं बड़ा स्ट्रांगली ये समझता हूँ कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जिस बेहंगम अंदाज से सरफराज को कप्तानी के 3 फॉर्मेट से अलग किया गया था, ये नहीं होना चाहिए था। सरफराज एटलीस्ट 1 या 2 फॉर्मेट से कप्तान रहने चाहिए थे। और हमें इवेंचुअली अंदाज़ा ये हुआ कि बाबर आजम इज़ नॉट अ गुड टेस्ट कैप्टन, एंड वी रियलाइज इट प्रीटी वेल नाउ। वो नहीं है, वो उसका वो टेस्ट कप्तानी पाकिस्तान का पिछला साल जो गया है, आई थिंक हिज कैप्टनसी इम्प्लोडेड। जल्दी का फैसला लगता है आपको? वो जल्दी का फैसला, देखिए अब तो काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया है कि बाबर को कप्तान कहाँ से बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस से। वजीर आजम उस वक्त के इमरान खान ने, मैं तो किसी से कुछ कहती ही नहीं। हाँ, देखिए पियर्स मॉर्गन को उन्होंने इंटरव्यू दिया था जिसमें इमरान खान ने बड़ी क्लियरली ये बात बोली थी, रिसेंटली कुछ महीने पहले की बात है, कि जी मैंने जब बाबर को देखा तो मैंने कहा कि इसको कप्तान बना दो भाई। तो गलत बात हुई, आई थिंक वो ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये मैटर जो है ना क्रिकेट बोर्ड पर छोड़ देने चाहिए थे। अब बाबर को बहरहाल कप्तान, अब
सरफराज पे हम वापस आते हैं। देखिए ये सरफराज कैन नॉट हाइड बैक अंडर एनी अप सिंपैथी फैक्टर। थोड़ा ज़्यादा मेरा ये बहुत हो गया ना। देखिए सरफराज ने अभी कम बैक किया टेस्ट में, बहुत ज़बरदस्त कम बैक किया, और मेरे जैसे सरफराज के जो वेल विशर्स हैं, वी वर सो हैप्पी। पहले सरफराज जो पहले फवाद ने सेंचुरी मारी थी न्यूजीलैंड, माय गॉड, आई मीन मैं उस वक्त लाइव रेडियो पे था, सो वन ऑफ माय लिसनर्स वाज रिकॉर्डिंग दैट एंड ही शेयर्ड दैट क्लिप विद मी कि तुम्हारे रिएक्शन चेक करो व्हेन फवाद हिट दैट सेंचुरी इन न्यूजीलैंड। और एक जो सरफराज ने अभी सेंचुरी स्कोर की हमारे होम टेस्ट में, देखिए इनको समझना ये पड़ेगा, इनको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको ये बड़ा ऑनेस्टी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स इस साल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, हमने अपने जो प्रोग्राम गेम सेट मैच जो हमारा शाम का प्रोग्राम है उसमें हमने नदीम उमर साहब का इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू को करने के दौरान ही हमें अंदाज़ा लग गया था कि ही वांट्स टू मूव ऑन फ्रॉम सरफराज। लेकिन जस्ट रिमूविंग सरफराज इज नॉट गोइंग, सिर्फ मसला सॉल्व नहीं करेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स को अपना थिंक टैंक बदलना पड़ेगा, उनको ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जो मॉडर्न क्रिकेट को समझते हैं, मॉडर्न इंटरनेशनल क्रिकेट को समझते हैं, कौन सा प्लेयर दुनिया में रन्स कर रहा है, किसको ड्राफ्ट करना है, क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये बताइए, ये तो था किस्सा कोयटा ग्लैडिएटर्स का, कराची किंग्स को क्या हुआ है? इनको आप कहाँ देख रहे हैं? आज तो देखिए दोनों का मैच भी है, तो दोनों तरफ एक ही सी टीम्स हैं, क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है? देखिए कराची किंग्स, मैं ये बात बोलता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं यार तुम अपनी बड़ी बाइसनेस में आके ये बात बोलते हो, बट मैं ये समझता हूँ दैट कराची किंग हैज, देखिए कोयटा हैज आउटराइटली बीन द वर्स्ट टीम इन PSL, और ये कोई पहला टूर्नामेंट नहीं है, ये पिछले 3 साल से वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कराची हैज़ बिन वेरी अनलकी, ये मैं कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, बिकॉज कराची अज्यूमिंग अपने 3 मैचेस जो कराची चेस करता हुआ हारा, एक मैच 2 रन से हारे, एक मैच 3 रन से हारे, एक मैच 6 रन से हारे। तो इसका मतलब ये कि दे वर जस्ट 1 स्ट्रोक अवे फ्रॉम विनिंग, एक छक्का एक्स्ट्रा पड़ जाता है, एक चौका पड़ जाता है, एक दुग्गी होती और वो मैच जीत जाते हैं। पॉइंट टेबल में कराची के 4 पॉइंट्स हैं, मैं अज्यूम ये करता हूँ कराची ये तीनों मैचेस जीत जाता, इनमें से 2 मैचेस जीत जाता, 8 पॉइंट कराची के होते हैं, कराची वुड हैव बीन नंबर 3 ऑन द टेबल। अगर कराची अपने 4 मैच जीता फिर भी नंबर 2 ऑन द टेबल कराची। सो कहने का मतलब ये कि कोयटा की तो आप ये भी नहीं बोल सकते, वो तो माशाल्लाह 100 रन से हार रहे हैं, इतने रन से हार रहे हैं, इतनी विकेटों से हार रहे हैं, वो तो मुकाबला ही नहीं था। कराची अनलकी रहा। कराची के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है, इनका भी ड्राफ्टिंग का मसला था, इनको अपनी टीम ही नहीं पता थी कि हमको खिलानी क्या है। इमाद एक लोन फाइटर है, इमाद को वो सपोर्ट नहीं मिल रही, जहाँ पे आके उसको सपोर्ट जिस नंबर से चाहिए थी वहाँ पे वो बेन कटिंग को पता नहीं क्यों खिलाते रहते थे, उसको 5-6 मैचेस उन्होंने कराची किंग्स ने ज़बरदस्ती खिलाएं। तैयब ताहिर को शुरू से खिलाना चाहिए था, हमारे डोमेस्टिक का वो टॉप प्लेयर इसमें से एक है, इतना बड़ा प्लेयर आप लेके बैठे हुए हैं डोमेस्टिक का, और उसने प्रूव किया अभी। कासिम अकरम इतना टैलेंटेड ऑलराउंड हमारा यंग प्लेयर है, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का कप्तान रहा है वो, आप उसको एक मैच खिलाए और एक मैच के बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कराची किंग्स का भी जो है ना वो प्रॉब्लम यही है कि उनकी थिंक टैंक शायद ये समझ ही नहीं पा रहा कि मेरी बेस्ट 11 क्या है। और फिर इस इवेंट के बाद में आप इमाद को और दीगर जो इनके क्रिकेटर्स हैं जिनको आपको लगता है कि अच्छा सा ये लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर इनको थोड़ा चांस मिलता, आप इस इवेंट के बाद में, इस मेगा इवेंट के बाद में उनको कहाँ देख रहे हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में मैं T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, अभी हम ओडीआई, बिकॉज ओडीआई वर्ल्ड कप अभी आना है, वो हम बाद में बात कभी करेंगे, लेकिन अभी हम T20 में हमारे पास तकरीबन कोई 1.25 साल का टाइम है कि अगला वर्ल्ड कप होना है। सी अ कंट्री प्लेस टू विन ट्रॉफीज ना, आप ट्रॉफीज नहीं जीतते। जैसे फुटबॉल से जो मैंने एक चीज़ सीखी है वो यही है, यू प्ले टू विन ट्रॉफीज, अदरवाइज द टीम का कोई पॉइंट नहीं है एग्जिस्ट करने का। अगला वर्ल्ड कप होना है वेस्ट इंडीज़ और US में, ठीक है जी, तो अगले साल जुलाई में शायद मेरे ख्याल से वो होना है, अभी डेट्स उसकी पता नहीं फाइनल आई हैं या नहीं। हमें अभी से टीम बनानी शुरू करनी है। हमारे 3-4 बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड प्लेयर्स अभी निकल कर सामने आए हैं। एहसानुल्लाह विदाउट डाउट हैज़ टू बी इन पाकिस्तान टीम, एटलीस्ट कर लेगा, बिकॉज इसमें दम है। आज़म खान, मैं साइम अयूब को अभी टीम में इसलिए लेकर नहीं आऊँगा बिकॉज उसको अभी मजीद खेलने की ज़रूरत है, इज़ वेरी यंग, बट आज़म खान जितनी मेच्योरिटी आज़म शो कर रहा है, हैज़ टू बी देयर। इमाद वसीम हैज़ टू मेक इट बैक टू। तो ये 3 खिलाड़ी तो ऐसे हैं आपके कि जिनको आपको शामिल करना पड़ेगा। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि इस PSL के फ़ौरन बाद आई थिंक PSL फाइनल 19 को है, 23 मार्च को पाकिस्तान टीम UAE जारी होगी, जहाँ पे अफगानिस्तान के खिलाफ हमारी 3 T20 मैचेस की सीरीज है। और अच्छी खबर ये है कि ये तीनों खिलाड़ी आर अप फॉर कंटेंशन, सो यू मे बी सीइंग देम प्लेइंग फॉर पाकिस्तान सून। चलिए मैं तो फिर देखती हूँ कि आगे हम क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे।